हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी को लगा झटका। अमित शाह की रथ यात्रा को नहीं मिली मंजूरी। कोलकाता हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की रथ यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल सूबे में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने ममता सरकार की चिंताओं को वाजिब करार देते हुए कहा कि रथ यात्रा पर बंगाल सरकार और राज्य पुलिस की चिंताएं आधारहीन नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने बीजेपी की थोड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर पार्टी रथ यात्रा का कोई नया प्लान पेश करती है तो उस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दलील दी गई कि बीजेपी की विशाल रथ यात्रा को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ेगी, जिनकी व्यवस्था करना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस के वकील ने कहा कि अगर बीजेपी कुछ जिलों में सभाएं करना चाहे तो उसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर रथ यात्रा और रैलियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि दिसंबर में बीजेपी की प्रदेश इकाई पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से प्रस्तावित रथ यात्रा निकालने वाली थी। इस यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के शामिल होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार ने सांप्रदायिक तनाव का अंदेशा जताते हुए यात्रा पर रोक लगा दी, जिसके बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच ने बीजेपी को रथ यात्रा की मंजूरी तो दे दी, लेकिन डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा पर रोक लगा दी। इसके बाद बीजेपी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बीजेपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। बुलंदशहर हिंसा, गोकशी के आरोपियों पर रासुका लगाने वाली योगी की पुलिस इंस्पेक्टर के हत्यारों से नरमी क्यों बरत रही है। 3 दिसंबर को बुलंदशहर में गोकशी के नाम पर हुई हिंसा के बाद सियाना थाने के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसका मुख्य आरोपी है बजरंग दल का नेता योगेश राज। इस घटना के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर गोकशी के मामले में सख्ती के साथ निपटने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाइडलाइन में सीएम योगी ने मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का जिक्र तक नहीं किया था। यही से साफ हो गया था कि बुलंदशहर मामले पर योगी सरकार का रवैया क्या रहने वाला है। हुआ भी यही। घटना को 44 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस का ध्यान अब भी इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या से ज्यादा गोकशी पर है। पुलिस ने गोकशी मामले के 3 आरोपियों पर रासुका लगा दी है। तीनों ने अदालत में जमानत की अर्जी दी थी और पूरी उम्मीद थी कि तीनों को जमानत मिल जाएगी। इसको भांपते हुए पुलिस ने हाजी महबूब, नदीम चौधरी और अजहर अली पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया है। अब फिलहाल ये जेल में ही रहेंगे। पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अगर पुलिस उन्हें छोड़ देती तो वो गोकशी की और घटनाओं को अंजाम दे सकते थे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे। गोकशी के मामले में पुलिस ने पहले भी कुछ लोगों को पकड़ा था, पर बाद में वो बेगुनाह निकले। रासुका की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बुलंदशहर के सपा नेता मजिद अली कहते हैं कि प्रशासन ने ये काम हिंदुत्ववादी संगठनों को खुश करने के लिए किया है। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के आरोपी को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। बुलंदशहर में उसके होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई सही नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि पुलिस इस मामले में पहले से ही गोकशी को लेकर ज्यादा संवेदनशील थी बनिस्बत सुबोध कुमार की हत्या के। अगर वो सुबोध कुमार की हत्या को लेकर भी संवेदनशील होते तो हिंसा के कई आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं होते। और इस मामले में योगेश राज समेत जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, उनमें से योगेश समेत कईयों ने खुद सरेंडर किया है, ना कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर हिंसा मामले में अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब कन्हैया पर राजद्रोह लगा है तो मीडिया उसे देशद्रोह क्यों बता रहा है? सत्ता की चापलूसी क्यों? पूछते हैं ओम थानवी। राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह एक चीज नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फैसला है। फिर भी मीडिया का एक हिस्सा राजद्रोह के आरोपियों को देशद्रोही कहता है। ये शासन और उसकी विचारधारा की चापलूसी है। कन्हैया कुमार आदि छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा है।
आजीवन कैद की सजा के प्रावधान वाला ये मुकदमा शुरू से इतना कमजोर था कि कन्हैया की गिरफ्तारी, अदालत परिसर में उस पर हमले, बाहर समर्थकों पर भाजपा विधायक के हमले आदि के बीच दिल्ली की पुलिस प्रमुख बस्सी को कहना पड़ा था कि कन्हैया कुमार चाहे तो जमानत ले ले, वे विरोध नहीं करेंगे। जबकि राजद्रोह का आरोप बेहद संगीन है और गैर जमानती होता है। लेकिन 3 साल की मुशक्कत के बाद चुनाव की देहरी पर एक कमजोर मुकदमे ने फिर सिर उठा लिया है। सबूत जुट गए हैं, चार्जशीट दाखिल हो गई है। हर कोई भाप सकता है कि कानून का ये राजनीतिक इस्तेमाल है। राजद्रोह का मतलब है राज, अर्थात शासन या सरकार के खिलाफ भड़काने का काम। क्या सरकार द्रोह को देशद्रोह करार किया जा सकता है? किस दलील से? 1860 में टॉमस मैकॉले ने अंग्रेजी राज की शिक्षा के लिए यह कानून रचा था कि 1870 में लगा हुआ। आज राजद्रोह का कानून हमारे गणराज्य में काले धब्बे के सिवा कुछ नहीं, जो हर नागरिक को, चाहे वो गलतियां करते आगे बढ़ते छात्र ही क्यों ना हो, शब्दों ही नहीं इशारों में भी सरकार के खिलाफ उकसाने को संगीनतम जुर्म बना देता है। अंग्रेजों ने राजद्रोह का मुकदमा अनेक देश प्रेमियों के साथ महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक पर भी चलाया था। जाहिरा तौर पर गांधी तिलक का देश प्रेम अंग्रेजों की नजर में देशद्रोह था। लेकिन क्या आज हम अपने छात्र समाज के नारों को ही देशद्रोह ठहराने लगेंगे क्योंकि शासन की विचारधारा उससे आहत महसूस करती है? ख्याल रहे, गुजरात में हार्दिक पटेल पर भी राजद्रोह का ही आरोप मढ़ा गया था। लोकतंत्र में राजद्रोह का कानून सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी की काट है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि इससे हम जितना जल्दी छुटकारा पा ले उतना अच्छा। मगर विडंबना देखिए कि 6 महीने पहले विधि आयोग की एक बैठक में इस काले कानून को और सघन बनाने का विचार रखा गया है। नए साल में कन्हैया कुमार को चार्जशीट मिल गई, लेकिन पीएम मोदी की मार्कशीट नहीं मिली, कहते हैं सोशल। दिल्ली पुलिस द्वारा जेएनयू मामले में 3 साल बाद चार्जशीट दाखिल किए जाने को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर विपक्षी नेताओं से लेकर कई पत्रकारों और समाज सेवियों ने ऐतराज जताया है। वहीं सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लेकर मजाक भी बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट से जोड़कर तंज कसा जा रहा है। दरअसल लंबे समय से पीएम मोदी की मार्कशीट सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी मार्कशीट को पेश नहीं किया गया है। वहीं जेएनयू मामले में बिना किसी मांग के 3 साल बाद अचानक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। ट्विटर पर सुमन सेनगुप्ता नाम के एक यूजर ने चार्जशीट दाखिल किए जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट से जोड़ते हुए लिखा, चार्जशीट मिल गया कन्हैया कुमार का, मार्कशीट नहीं मिला मोदी का। वही समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने इस मामले में गोदी मीडिया की कवरेज पर सवाल खड़े करते हुए लिखा, झूठी डिग्री वालों को पूजनीय बनाया और डॉक्टरेट वालों को देशद्रोही, पत्रकार से चाटुकर बन गए, धन और सत्ता के लोभी। 1200 पेज के चार्जशीट में कुल 10 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिनमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य का नाम शामिल है। वहीं इस चार्जशीट में 36 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनमें शहला राहीश का नाम भी शामिल है। हालांकि इन 36 लोगों के खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। चार्जशीट में मामले के गवाहों के बयान सीआरपीसी की ऐसी धारा के तहत दर्ज है कि बयान से पलटने पर उन्हें सजा मिल सकती है। गवाहों के हवाले से चार्जशीट में बताया गया है कि कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे। पुलिस को कन्हैया का भाषण देते हुए एक वीडियो भी मिला है। बता दें कि 9 फरवरी 2016 में जेएनयू कैंपस में अफजल गुरु की फांसी के विरोध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में सभी आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। जेएनयू मामले में कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाई पर बोली महबूबा, मोदी 2019 में वोट पाने के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जेएनयू मामले में 3 साल बाद चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं से लेकर समाज सेवी और कई पत्रकार चार्जशीट दाखिल किए जाने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट में 7 कश्मीरियों के मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2019 लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए कश्मीरियों को निशाना बना रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसी तरह 2014 के चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने अफजल गुरु को फांसी दे दी थी, ये सोचकर कि शायद उन्हें कामयाबी मिलेगी। आज बीजेपी वही दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 2019 के चुनाव की तैयारी में जम्मू और कश्मीर के लोगों को फिर से मोहरा बनाया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट के लिए राजनीति हो रही है। 1200 पेज के चार्जशीट में कुल 10 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिनमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य का नाम शामिल है। वहीं इस चार्जशीट में 36 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनमें शहला राहीश का नाम भी शामिल है। हालांकि इन 36 लोगों के खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। चार्जशीट में मामले के गवाहों के बयान सीआरपीसी की ऐसी धारा के तहत दर्ज किए गए हैं कि बयान से पलटने पर उन्हें सजा मिल सकती है। गवाहों के हवाले से चार्जशीट में बताया गया है कि कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे। पुलिस को कन्हैया का भाषण देते हुए एक वीडियो भी मिला है। बता दें कि 9 फरवरी 2016 में जेएनयू कैंपस में अफजल गुरु की फांसी के विरोध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में सभी आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।